शक्ति का पहला नियम यही कहता है कि अगर तुम किसी ताकतवर व्यक्ति के अधीन हो तो उसकी रोशनी से आगे मत बढ़ो। उसे ऐसा कभी महसूस मत होने दो कि तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान, लोकप्रिय या प्रभावशाली हो। इतिहास में इस नियम का उल्लंघन करने वाले अनगिनत उदाहरण हैं, जैसे कि निकोलास फूकेट, जो फ्रांस के राजा लुई 14 का वित्त मंत्री था। उसने राजा को प्रभावित करने के लिए एक भव्य पार्टी रखी, जिसमें उसने अपनी अमीरी और कला का प्रदर्शन किया, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। राजा ने खुद को छोटा महसूस किया और उसी रात फूकेट को जेल में डाल दिया। इस नियम का सार यह है कि जब तक तुम्हारे पास पूरी ताकत नहीं है, तब तक विनम्रता तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जैसे सूरज के सामने दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं, वैसे ही शक्तिशाली लोगों के सामने खुद को ज्यादा चमकदार दिखाना आत्मघाती हो सकता है। असली बुद्धिमानी यही है कि तुम अपनी प्रतिभा को छिपाकर रखो, ताकि शक्तिशाली लोग तुम्हें अपने लिए खतरा न समझें। उदाहरण के तौर पर आज की कॉर्पोरेट दुनिया में देखो, अगर कोई जूनियर कर्मचारी अपने बॉस से ज्यादा प्रेजेंटेशन स्किल दिखा दे, तो बॉस उसे प्रमोशन देने की बजाय अपने खिलाफ मान सकता है। इसलिए अपनी रोशनी को धीरे धीरे बढ़ाओ। ताकत तभी टिकती है जब वो नियंत्रण में हो। ये पैराग्राफ विस्तार में 5000 शब्द तक जा सकता है। हर उदाहरण, मनोविज्ञान और वास्तविक केस के साथ। पैराग्राफ 2, शक्ति का दूसरा सिद्धांत। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का उपयोग करना सीखो। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त अक्सर भावनाओं से भरे होते हैं, जबकि दुश्मन समझौते से। ये कानून कहता है, दोस्तों से सावधान रहो, क्योंकि वे जलन में धोखा दे सकते हैं। इसके विपरीत, दुश्मन जब तुम्हारे साथ आता है तो उसे खुद को साबित करना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा वफादार हो सकता है। इतिहास में माइकल 3 नामक बाइजेंटाइन सम्राट ने अपने दोस्त बेसिलियस को ऊंचे पद पर रखा, लेकिन वही दोस्त बाद में उसकी हत्या करके खुद सम्राट बन गया। दूसरी ओर अब्राहम लिंकन ने अपने विरोधियों को अपने कैबिनेट में शामिल किया, ताकि वे न केवल उसका विरोध छोड़े, बल्कि उसके सबसे अच्छे सलाहकार बन जाए। इस सिद्धांत को आधुनिक जीवन में भी समझो। किसी बिजनेस में अगर तुम अपने घनिष्ठ दोस्त के साथ साझेदारी करते हो, तो वहां भावनाएं निर्णय पर हावी हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपने पुराने प्रतिस्पर्धी को अपने साथ जोड़ते हो, तो दोनों एक दूसरे की सीमाओं को जानते हैं और भरोसे की नई परिभाषा बनाते हैं। शक्ति का खेल हमेशा ठंडे दिमाग से खेला जाता है। वहां दिल नहीं, दिमाग चलता है। पैराग्राफ 3, शक्ति का तीसरा सिद्धांत। अपनी योजनाएं छुपाकर रखो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। ये नियम कहता है, जितना रहस्यमय रहोगे, उतना ही शक्तिशाली बनोगे। अगर लोग तुम्हारी योजना समझ जाएंगे, तो वे उसे रोकने लगेंगे। इसका बेहतरीन उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्टे। वो हमेशा अपने दुश्मनों को भ्रम में रखता था कि वो किस दिशा में हमला करेगा। आज के दौर में भी ये लागू होता है, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस गेम। जो अपनी रणनीति को छुपाकर रखता है, वही जीतता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यूट्यूबर अपनी अगली वीडियो की प्लानिंग सबको बता दे, तो उसका असर कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो रहस्य बनाकर रखे, तो दर्शकों की उत्सुकता उसे आगे बढ़ाती है। शक्ति का असली अर्थ है नियंत्रण, और नियंत्रण वही रह सकता है जहां तुम्हारे इरादे लोगों की नजरों से छिपे हों। पैराग्राफ 4, शक्ति का चौथा सिद्धांत। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शब्द शक्ति का हथियार भी है
और कमजोरी भी। जो कम बोलता है वो रहस्यमय लगता है, जो ज्यादा बोलता है वो अपना नियंत्रण खो देता है। इतिहास में लुईस 14 को सन किंग कहा जाता था और उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी साइलेंस। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी चुप्पी में डर, सम्मान और रहस्य तीनों झलकते थे। आज के समय में भी ये नियम उतना ही सटीक है। चाहे मीटिंग में हो, सोशल मीडिया पर हो या रिश्तों में, अगर तुम हर बात कह दोगे तो लोग तुम्हारी गहराई खो देंगे। लेकिन अगर तुम सोच समझकर कम शब्दों में अपनी बात रखोगे तो वही शब्द प्रभावशाली बनेंगे। कम बोलना शक्ति है, क्योंकि इससे तुम दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हो, और जो दूसरों को सोचने पर मजबूर करे वही असली नियंत्रण रखता है। पैराग्राफ 5, शक्ति का 5वां सिद्धांत। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो, क्योंकि वही सब कुछ है। लॉ 5, so much depends on reputation, guard it with your life। प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन शक्ति का सबसे मजबूत स्तंभ है। ये वह चीज है जो तुम्हें बिना बोले भी ताकत देती है। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और लगातार बने हुए प्रभाव से बनती है। उदाहरण के तौर पर मचियावेल्ली के अनुसार एक राजा को भयभीत होना चाहिए, न कि प्रिय, क्योंकि भय से उसकी प्रतिष्ठा स्थायी रहती है। आधुनिक युग में प्रतिष्ठा ही ब्रांड वैल्यू है। जैसे एप्पल कंपनी का नाम ही भरोसे और प्रीमियम क्वालिटी का प्रतीक बन चुका है। अगर किसी दिन एप्पल की प्रतिष्ठा हिल जाए तो उसकी पूरी ताकत गिर सकती है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को हर कीमत पर बचाओ, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की शक्ति को निर्धारित करती है। शक्ति समय से नहीं बनती, ये प्रतिष्ठा से बनती है। और प्रतिष्ठा एक ऐसी तलवार है जो या तो तुम्हारी रक्षा करती है या तुम्हारा विनाश करती है। शक्ति के खेल में सबसे पहला और सबसे घातक नियम यही है, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमक मत दिखाओ। ये वाक्य सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इतिहास के असंख्य बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग इसी गलती के कारण नष्ट हो गए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये नियम शक्ति के संसार की नींव है, क्योंकि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो तुमसे ऊपर है, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, नेता हो, गुरु हो या राजा, तो उसका अहम, ईगो सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमानी से नहीं डरते, वे तुम्हारे प्रभाव से डरते हैं। और अगर उन्हें लगे कि तुम उनकी जगह ले सकते हो, तो वे तुम्हें नष्ट करने में देर नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शक्ति का खेल हमेशा अहंकार, ईर्ष्या और नियंत्रण के बीच चलता है, और जो इसे नहीं समझता वो अपनी ही रोशनी में जल जाता है। कहानी निकोलस फुकवेट की मूर्खता और लुईस 14 का बदला। 17वीं शताब्दी के फ्रांस में एक व्यक्ति था, निकोलस फुकवेट, जो राजा लुईस 14 का वित्त मंत्री था। फुकवेट बेहद बुद्धिमान, आकर्षक और महत्वाकांक्षी था। उसने राजा की आर्थिक स्थिति संभाली और खजाने को भर दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने ही राजा के सामने अपनी चमक दिखा दी। एक दिन फुकवेट ने फैसला किया कि वो राजा को प्रभावित करेगा। उसने अपने महल वॉक्स-ले-विकोम्ट में एक विशाल दावत रखी। वहां हजारों मेहमान, शानदार आतिशबाजी, अनोखी संगीत प्रस्तुति और सबसे बेहतरीन खाना परोसा गया। हर कोई मंत्रमुग्ध था, लेकिन राजा लुईस 14 नहीं। राजा के मन में केवल एक ही विचार आया, अगर मेरे मंत्री के पास इतना वैभव है तो वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अगले ही दिन राजा ने फुकवेट को गिरफ्तार करवाया और उम्र कैद की सजा दे दी। राजा ने उसका महल छीन लिया और उसी की शैली में वर्सेल्स पैलेस बनवाया, ताकि लोग जान ले कि असली चमक केवल राजा की है।
ये कहानी रॉबर्ट ग्रीन की किताब का पहला उदाहरण है, जो दिखाता है कि कभी भी अपने मालिक को ये महसूस मत होने दो कि वह तुमसे छोटा है। मनोविज्ञान। क्यों ऊपर वाले अपनी जगह को लेकर असुरक्षित रहते हैं? हर शक्ति में एक डर छिपा होता है, अपनी जगह खो देने का डर। जो व्यक्ति शीर्ष पर होता है, उसे हमेशा ये चिंता रहती है कि कोई नया व्यक्ति आकर उसका ताज न छीन ले। यही कारण है कि राजा अपने उत्तराधिकारियों को मार देते थे, नेता अपने विरोधियों को जेल में डाल देते हैं, और आधुनिक ऑफिसों में बॉस अपने सबसे टैलेंटेड जूनियर्स को प्रमोशन नहीं देते। ये कोई बुराई नहीं, ये मानव स्वभाव है। ईगो, अहंकार को खतरा महसूस होते ही व्यक्ति का दिमाग रक्षात्मक हो जाता है। वो तुम्हें प्रतियोगी मान लेता है, चाहे तुम्हारा ऐसा इरादा न भी हो। इसलिए जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो तुमसे ऊपर है, तो ये मत दिखाओ कि तुम उससे ज्यादा जानते हो, बल्कि उसे ये महसूस कराओ कि उसकी उपस्थिति तुम्हारे लिए गुरु जैसी है। यही वो मनोवैज्ञानिक ढाल है जो तुम्हें शक्ति के खेल में सुरक्षित रखती है। रणनीति। अपने मालिक को बड़ा दिखाओ ताकि तुम उसके साथ ऊंचे उठ सको। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मेक योर मास्टर अपीयर मोर ब्रिलियंट देन ही इज एंड यू विल अटेन द हाइट्स ऑफ पावर। अपने मालिक को उससे भी ज्यादा बुद्धिमान दिखाओ और तुम भी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी असली बुद्धिमानी चमकने में नहीं, बल्कि दूसरे को चमकाने में है। जब तुम अपने बॉस या गुरु को बड़ा दिखाते हो, तो वो तुम्हें अपने विश्वास पात्र की तरह देखता है। वो तुम्हें अपनी शक्ति का हिस्सा बना लेता है, और वही असली शक्ति होती है जब तुम पर्दे के पीछे रहकर भी प्रभाव डालते हो। उदाहरण के लिए, थॉमस क्रॉमवेल, जो इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII का सलाहकार था, उसने कभी राजा को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो ज्यादा बुद्धिमान है। वो हमेशा राजा की इच्छाओं को राजा की ही सोच जैसा प्रस्तुत करता था, लेकिन रणनीति उसकी खुद की होती थी। परिणाम, क्रॉमवेल ने पर्दे के पीछे से इंग्लैंड की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। आधुनिक उदाहरण, ऑफिस, राजनीति और सोशल मीडिया में ये नियम कैसे काम करता है। आज के युग में मास्टर का मतलब सिर्फ राजा या बॉस नहीं है। कभी कभी तुम्हारा मास्टर वो व्यक्ति होता है जो तुम्हें किसी मंच पर मौका देता है, जैसे सोशल मीडिया पर कोलैबोरेटर, यूट्यूब मेंटोर या इन्फ्लुएंसर नेटवर्क। अगर तुम शुरुआत में ही उसे मात देने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हें खतरा समझेगा, लेकिन अगर तुम उसकी सफलता को बढ़ाने में मदद करते हो, तो वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। एक कॉर्पोरेट उदाहरण, कई बार किसी कंपनी में नया मैनेजर आता है। वो उत्साह में अपने पुराने बॉस की गलतियों को सबके सामने उजागर कर देता है। परिणाम, वो अपने लिए दुश्मन पैदा कर लेता है, जबकि अगर वो पुराने सिस्टम को सम्मान देकर धीरे धीरे सुधार करता, तो उसे विजनरी कहा जाता। सोशल मीडिया पर भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई नया क्रिएटर अपने मेंटोर से ज्यादा ट्रेंडिंग होने लगता है और उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, तो वो अपनी ही टीम खो देता है। लेकिन जो विनम्र रहकर मेंटोर की इज्जत बनाए रखता है, उसे लगातार अवसर मिलते रहते हैं। आचरण की कला, विनम्रता में छिपी शक्ति। इस नियम का असली सार विनम्रता है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, ये रणनीति होती है। ये वही कला है जो बाघ को भी शेर के सामने शांत दिखाती है, जबकि भीतर से वो शिकार पर नजर रखता है। अगर तुम किसी शक्ति के समीप हो, तो हमेशा ये दिखाओ कि तुम्हारा उद्देश्य उसकी सेवा है, उसका प्रतिस्थापन नहीं। धीरे धीरे वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि शक्ति कभी छीनी नहीं जाती, वो स्थानांतरण, ट्रांसफर होती है, और वह भी केवल उन तक जो उसे धैर्य से संभाल सकते हैं। विपरीत दृष्टिकोण, क्या कभी इस नियम को तोड़ना चाहिए? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह नियम तोड़ा जा सकता है, जब तुम्हारा मास्टर बहुत कमजोर हो गया हो,
या जब तुम्हारे पास जनता का समर्थन हो। जैसे अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने अपने पिता फिलिप की छाया से बाहर निकलने के लिए अपनी चमक दिखाई। लेकिन ध्यान रहे, ये खेल बहुत जोखिम भरा है। अगर तुम जीत गए तो इतिहास तुम्हें महान कहेगा, अगर हार गए तो तुम गद्दार कहलाओगे। इसलिए ये नियम तभी तोड़ो जब तुम्हारे पास पूर्ण नियंत्रण और अटूट आत्मविश्वास हो। अन्यथा अपने मालिक की छाया में रहकर ही अपनी शक्ति बढ़ाना अधिक बुद्धिमानी है। निष्कर्ष, शक्ति की असली चमक नियंत्रण में है, प्रदर्शन में नहीं। इस नियम का सार यही है, चमक दिखाने से पहले ये सोचो कि वो किसे चुभेगी। तुम्हारा उद्देश्य चमकना नहीं, टिके रहना होना चाहिए। अगर तुम अपनी रोशनी से किसी और को अंधा कर दोगे तो वो तुम्हारी लौ बुझा देगा, लेकिन अगर तुम उसकी रोशनी में अपनी लौ जलाओगे तो दोनों साथ चमकेंगे। यही पावर गेम का पहला और सबसे अहम सबक है। कभी अपने मालिक से ज्यादा चमक मत दिखाओ। शक्ति की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वही होता है जो जानता है कब, कहां और कितना चमकना है। शक्ति की दुनिया में एक अजीब सच्चाई है, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही तुम्हें सबसे बड़ा घाव दे सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि वे भावनाओं से संचालित होते हैं, लेकिन दुश्मन वो अपनी चालाकी से। ये नियम सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब बात शक्ति, राजनीति या सफलता की होती है तो भावनाएं ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाती है। दोस्त तुम्हारी अच्छाई से जुड़ते हैं, लेकिन अक्सर ईर्ष्या, तुलना और स्वार्थ के कारण तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। वही दुश्मन जब तुम्हारे साथ आता है तो उसे खुद को साबित करना होता है, इसलिए वो ज्यादा वफादार बन सकता है। यही वो मनोवैज्ञानिक खेल है जो रॉबर्ट ग्रीन हमें समझाते हैं। दोस्त दिल से सोचते हैं, दुश्मन दिमाग से, और शक्ति का खेल दिल से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। कहानी माइकल III और बैसिलियस, दोस्ती जिसने जान ले ली। इतिहास की सबसे दुखद और शिक्षाप्रद कहानी है बाइजेंटाइन सम्राट माइकल III और उसके मित्र बैसिलियस की। माइकल एक शक्तिशाली लेकिन युवा राजा था। बैसिलियस उसका करीबी दोस्त था, एक आम किसान जिसे माइकल ने दरबार में ऊंचा उठाया क्योंकि उसे लगा कि ये व्यक्ति सच्चा और भरोसेमंद है। बैसिलियस ने वफादारी दिखाई, राजा का मनोरंजन किया, उसके दुश्मनों को हराने में मदद की। धीरे धीरे वो इतना प्रभावशाली हो गया कि माइकल ने उसे सह सम्राट बना दिया। लेकिन जैसे जैसे बैसिलियस की शक्ति बढ़ी, उसका लालच भी बढ़ता गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं राजा के बराबर हो सकता हूं तो मैं राजा क्यों नहीं बन सकता। एक रात जब माइकल नशे में था, बैसिलियस ने उसकी हत्या कर दी और खुद बाइजेंटाइन एम्पायर का सम्राट बन बैठा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यही शक्ति की सबसे पुरानी गलती है। जब तुम किसी दोस्त को शक्ति देते हो तो वो उसे प्रेम से नहीं, अधिकार से पकड़ता है। मनोविज्ञान, दोस्त की ईर्ष्या बनाम दुश्मन की आवश्यकता। दोस्त वो होता है जो तुम्हें बराबर समझता है, लेकिन जब तुम उससे आगे निकलते हो तो उसकी आत्मा में एक हल्की चुभन पैदा होती है। वो सोचता है, हम दोनों साथ शुरू हुए थे, फिर ये आगे कैसे निकल गया। यही ईर्ष्या, जेलसी है जो दोस्ती की सबसे बड़ी बीमारी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फ्रेंडशिप इज फुल ऑफ एनवी, फ्रेंडशिप एंड्स व्हेन वन स्टार्ट्स टू राइज। इसके उलट दुश्मन तुम्हें कभी बराबर नहीं मानता, वो तुम्हारी ताकत को पहचानता है, और जब वो तुम्हारे साथ आता है तो ये समझौते पर आधारित होता है, मुझे भी कुछ मिलेगा और तुम्हें भी।
ऐसे रिश्ते में ईर्ष्या नहीं बल्कि स्पष्टता होती है। इसलिए दुश्मन के साथ संबंध बनाना खतरनाक जरूर है, लेकिन स्थायी और रणनीतिक हो सकता है। कहानी अब्राहम लिंकन और उसके टीम ऑफ राइवल्स। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक अद्भुत उदाहरण है इस नियम के। जब उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला तो उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्रिमंडल में अपने राजनीतिक विरोधियों को शामिल किया। वे लोग जिन्होंने चुनाव में उनका सबसे अधिक विरोध किया था। उनके सलाहकारों ने कहा, सर, ये तो पागलपन है, आप अपने दुश्मनों को सत्ता में ला रहे हैं। लेकिन लिंकन ने जवाब दिया, अगर मैं अपने सबसे बुद्धिमान विरोधियों को साथ नहीं रखूंगा तो मैं अपने देश के लिए सबसे अच्छा कैसे कर पाऊंगा। परिणाम, वे लोग जो कभी उनके दुश्मन थे बाद में उनके सबसे वफादार सहयोगी बने। उन्होंने लिंकन के नेतृत्व की कद्र की क्योंकि उन्होंने देखा कि लिंकन ईर्ष्या से नहीं, उद्देश्य से प्रेरित है। यही शक्ति की कला है। दुश्मनों को दोस्तों में नहीं, सहयोगियों में बदल दो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ सोच चुका है अगर तुम्हारे साथ आ जाए तो वो कभी तुम्हारे खिलाफ दोबारा नहीं जाएगा। उसे अपनी साख बचानी होती है। आधुनिक उदाहरण राजनीति और ऑफिस की सच्चाइयां। आज के दौर में भी ये नियम हर जगह लागू होता है, चाहे वह राजनीति हो, बिजनेस हो या ऑफिस का माहौल। राजनीति में देखो कैसे नेता अपने विरोधी दलों से गठबंधन करते हैं। वे जानते हैं कि विरोधियों को शामिल करने से दो फायदे होते हैं। उनका विरोध खत्म हो जाता है, वे अपनी साख बनाए रखने के लिए वफादार रहते हैं। कॉरपोरेट दुनिया में कई बार कंपनी का सीईओ अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को किसी ऊंचे पद पर रखता है ताकि वो उसके खिलाफ न बोले। वो जानता है कि दुश्मन को नौकरी देकर वो विरोध को समर्थन में बदल सकता है। सोशल मीडिया में क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, भले पहले उनके बीच कंपटीशन हो, क्योंकि वे समझते हैं कि राइवलरी का फायदा तभी होता है जब वो रणनीति में बदले, दुश्मनी में नहीं। सिद्धांत, भरोसा दिल से नहीं, परीक्षण से करो। रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं, डोंट डिपेंड ऑन लॉयल्टी ऑफ फ्रेंड्स, टेस्ट देम फर्स्ट, एंड इफ यू मस्ट ट्रस्ट दी वंस हु हैव समथिंग टू लूज। मतलब ये कि अगर तुम्हें किसी पर भरोसा करना ही है तो ऐसे व्यक्ति पर करो जो तुम्हारे साथ धोखा करके खुद का नुकसान करेगा। ऐसा व्यक्ति मजबूर होकर वफादार रहेगा। इसके लिए कुछ व्यवहारिक रणनीतियां। दोस्त को जिम्मेदारी दो, रहस्य नहीं। दुश्मन को अवसर दो ताकि वो अपना विश्वास जीत सके। दोनों को नियंत्रित रखो, दूरी में ही सुरक्षा है। कहानी सीजर बोर्गिया और शक्ति का प्रयोग। इटली का शक्तिशाली नेता सीजर बोर्गिया अपने दुश्मनों को सबसे खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता था। वो जानता था कि जो कभी उसका विरोधी रहा है, अगर वो उसके साथ आता है तो उसे साबित करना होगा कि वो बदल गया है। एक बार उसने अपने एक दुश्मन को किसी क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। दुश्मन ने लोगों पर अत्याचार किया ताकि सीजर की सत्ता मजबूत हो। फिर सीजर ने जनता के सामने उसी व्यक्ति को मरवा दिया और खुद को रक्षक घोषित कर दिया। यह राजनीति की क्रूर सच्चाई थी। दुश्मन को इस्तेमाल करो, फिर उससे खुद को बचाओ। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं, कंट्रोल द आउटकम, नेवर द इमोशन। भावनाओं का जाल जब दोस्त बन जाते हैं विष। शक्ति की दुनिया में एक चीज सबसे कीमती होती है, रहस्य, मिस्ट्री। जो व्यक्ति अपनी योजनाएं सबको बता देता है वो खुद अपनी शक्ति कमजोर कर देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर लोग तुम्हारी मंशा समझ गए तो वे तुम्हें रोकने की तैयारी शुरू कर देंगे। इसलिए
अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो अपनी योजनाओं, इच्छाओं और लक्ष्यों को हमेशा एक पर्दे के पीछे रखो। लोगों को अंदाजा लगने दो, लेकिन यकीन मत होने दो कि तुम आगे क्या करने वाले हो। जो व्यक्ति रहस्यमय होता है वो हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि दुनिया को सबसे ज्यादा डर अज्ञात, अननोन से लगता है। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। इसलिए अपनी मंशा छिपाना केवल रणनीति नहीं, ये मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का सर्वोच्च तरीका है। कहानी ऑटो वॉन बिस्मार्क, रहस्य की कला में माहिर। जर्मनी का चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क इस नियम का सबसे बड़ा उदाहरण था। उसका लक्ष्य था अलग अलग जर्मन राज्यों को मिलाकर एक महान जर्मन एम्पायर बनाना। लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उसकी असली योजना क्या है। वो कभी ऑस्ट्रिया से दोस्ती दिखाता, कभी फ्रांस से, कभी रशिया को खुश करता, तो कभी इंग्लैंड से गुप्त समझौते करता। हर कोई सोचता था कि बिस्मार्क उनके साथ है, पर असल में बिस्मार्क सिर्फ अपने जर्मन साम्राज्य के निर्माण में लगा था। जब अंत में सब कुछ साफ हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। उसने बिना किसी के समझे अपनी योजना पूरी कर दी, और आज इतिहास उसे दी आयरन चांसलर कहता है। उसने दुनिया को सिखाया, अगर तुम्हारी योजना साफ दिखाई दे रही है तो तुम पहले ही हार चुके हो। मनोविज्ञान क्यों रहस्य आकर्षण और शक्ति दोनों देता है? मानव दिमाग की एक खास प्रवृत्ति होती है, वो खाली जगह को खुद से भरने लगता है। अगर तुम किसी से अपनी योजना छुपाते हो तो उसका दिमाग अटकलें लगाता है, और यही वो जगह है जहां से तुम्हारा नियंत्रण शुरू होता है। लोग जितना कम जानते हैं उतना ज्यादा अनुमान लगाते हैं, और जितना ज्यादा अनुमान लगाते हैं उतना ही तुम उनके विचारों के मालिक बन जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी नेता की हर चाल अनुमानित है तो जनता उसे उबाऊ समझने लगती है। लेकिन अगर वही नेता हर बार कुछ अप्रत्याशित करे तो उसकी हर बात खबर बन जाती है। रहस्य न सिर्फ शक्ति देता है बल्कि अटेंशन भी आकर्षित करता है, और आधुनिक दुनिया में अटेंशन ही पावर है। कहानी नेपोलियन बोनापार्टे, रणनीति का जादूगर। नेपोलियन बोनापार्टे युद्ध का जीनियस था। वो हमेशा अपने विरोधियों को भ्रम में रखता था कि वो किस दिशा से हमला करेगा। कभी वो अपनी सेना को खुला दिखा देता तो कभी रातों रात दिशा बदल देता। उसका उद्देश्य था दुश्मन को सोचने पर मजबूर करो ताकि वो गलती करे। नेपोलियन जानता था कि अगर उसकी असली योजना सामने आ गई तो दुश्मन पहले से तैयार हो जाएगा। इसलिए उसने हर युद्ध को एक भ्रम, डिसेप्शन बना दिया। कभी वो झूठे हमले करवाता, कभी नकली पत्र भेजवाता, ताकि दुश्मन को लगे कि वह कुछ और करने वाला है। पर असल योजना सिर्फ नेपोलियन के दिमाग में होती थी। यही वजह है कि उसने इतने कम समय में पूरी यूरोप को हिला दिया, क्योंकि लोग उसकी रणनीति नहीं, उसकी रहस्यमयता से डरते थे। आधुनिक उदाहरण बिजनेस और सोशल मीडिया में रहस्य की ताकत। आज के दौर में भी ये नियम उतना ही जरूरी है। बिजनेस की दुनिया में कंपनियां अपनी नेक्स्ट मूव को कभी खुलकर नहीं बताती। एप्पल हर नया आईफोन लॉन्च एक सीक्रेट इवेंट की तरह रखा जाता है। कंपनी कभी पहले से ये नहीं बताती कि क्या आने वाला है। परिणाम, लोगों की उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि बिना देखे ही वे आईफोन खरीदने का मन बना लेते हैं। यही कंसीलमेंट ऑफ इंटेंशन की ताकत है। एलोन मस्क, वो हमेशा अपने ट्वीट से रहस्य बनाए रखता है। कभी कुछ आधा बताता है, कभी संकेत देता है। नतीजा, लोग उसके अगले कदम को लेकर अंदाजे लगाते रहते हैं,
और यही उसकी सबसे बड़ी पब्लिसिटी बन जाती है। यूट्यूब क्रिएटर्स जो अपने अगले प्रोजेक्ट का रहस्य रखते हैं, उनकी ऑडियंस ज्यादा जुड़ी रहती है, क्योंकि सस्पेंस खुद एक मार्केटिंग टूल है। सिद्धांत: अपनी योजना बताने से पहले 3 बार सोचो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रिवील लेस देन नेसेसरी, मतलब दूसरों को सिर्फ उतना ही बताओ जितना उन्हें जानने की जरूरत है। अगर तुम हर बात कह दोगे तो तुम्हारे पास शक्ति नहीं बचेगी। यहां 3 सुनहरे नियम हैं इस कानून के लिए। अपने असली लक्ष्य को छिपाओ। अगर तुम बिजनेस, राजनीति या किसी प्रोजेक्ट में हो तो कभी मत बताओ कि तुम्हारा आखिरी मकसद क्या है। लोगों को लगे कि तुम कुछ छोटा कर रहे हो, जबकि असल में तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। झूठी दिशा दिखाओ। कभी कभी अपने असली इरादे को छिपाने के लिए एक नकली इरादा दिखाओ। इससे लोग गलत दिशा में सोचेंगे और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। रहस्यमय बने रहो। अपनी चुप्पी और अस्पष्टता को कमजोरी मत समझो। ये तुम्हारी पावर ऑरा है। लोग जो नहीं समझ पाते उसी को महानता कहते हैं। कहानी हाउडनी, भ्रम का बादशाह। प्रसिद्ध जादूगर हैरी हाउडनी ने अपनी जिंदगी इसी कानून पर बनाई थी। वो हमेशा अपने दर्शकों को दिखाता था कि वो असंभव काम करने वाला है, लेकिन कैसे करेगा ये कभी नहीं बताता था। लोग सोचते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जबकि असल में उसके पास थी रणनीति, रहस्य और अनुशासन। उसकी हर प्रस्तुति में रहस्य का एक पर्दा होता था। लोग वही देखने के लिए टिकट खरीदते थे जो वे समझ नहीं सकते थे। यही बात रॉबर्ट ग्रीन कहना चाहते हैं। रहस्य सिर्फ सुरक्षा नहीं, आकर्षण भी है। हर महान व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, नेता हो या कोई व्यापारी, एक समानता रखता है। वे कम बोलते हैं, लेकिन हर शब्द का असर होता है। उनकी बातें गूंजती है क्योंकि वे हर वाक्य से पहले सोचते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलना आत्मविश्वास की निशानी है, पर असलियत इसके उलट है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वो कम बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी चुप्पी भी संवाद करती है। शक्ति के खेल में शब्द तलवार है, पर चुप्पी ढाल है। अगर तुम हर बात में बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। और एक बार अगर किसी ने तुम्हें पढ़ लिया तो तुम्हारे पास कोई रहस्य नहीं बचेगा, कोई शक्ति नहीं बचेगी। रॉबर्ट ग्रीन का यह नियम दरअसल मौन की कला सिखाता है। यह सिखाता है कि शक्ति पाने के लिए तुम्हें बोलना नहीं, रोकना सीखना होगा। कहानी लुइस 14, चुप रहने वाला राजा। 17वीं सदी का फ्रांस। राजा लुइस 14, जिसे इतिहास सन किंग कहता है, उसने 72 साल तक शासन किया और कभी अपनी जुबान से रहस्य बाहर नहीं जाने दिया। लुइस 14 जब अपने दरबार में आता तो सभी लोग उसकी बात का इंतजार करते। वो बहुत धीरे बोलता था, कभी कभी एक शब्द में जवाब देता और अक्सर पूरी सभा में बस मुस्कुराकर देखता रहता। लोगों को समझ नहीं आता कि राजा खुश है या नाराज, और यही उसका हथियार था। उसकी चुप्पी में रहस्य था, उसकी चुप्पी में डर था, और यही कारण था कि पूरा दरबार, पूरा फ्रांस उसके सामने झुकता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। उसका हर शब्द सोने की तरह कीमती था और हर चुप्पी बिजली की तरह भारी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो व्यक्ति कम बोलता है वो लोगों के मन में डर और सम्मान दोनों पैदा करता है। मनोविज्ञान, क्यों ज्यादा बोलना कमजोरी है। अब सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो और लगातार बोलते चले जाते हो तो तुम क्या कर रहे हो?
तुम अपनी सोच, अपनी असुरक्षाएं, अपनी सीमाएं सब खुलकर सामने रख रहे हो। जैसे ही तुम बोलते हो, लोग तुम्हारे शब्दों को पकड़कर तुम्हारे मन को समझने लगते हैं। वे जानते हैं कि तुम कब झूठ बोलते हो, कब डरते हो, कब ज्यादा उत्साहित होते हो। यानी हर अतिरिक्त शब्द तुम्हें कमजोर बनाता है। वहीं जो व्यक्ति चुप रहता है, उसके बारे में लोग अनुमान लगाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वो बहुत बुद्धिमान है या शायद वो कुछ बड़ा सोच रहा है। वास्तव में वो सिर्फ चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी को लोग गहराई मान लेते हैं। यही मनोविज्ञान है। लोग जो नहीं समझ पाते उसका सम्मान करते हैं। कहानी अब्राहम लिंकन, एक वाक्य का आदमी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को दी साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता था। वो अपनी मीटिंग्स में हमेशा बहुत कम बोलते थे। कभी कभी उनके मंत्री लंबे भाषण देते और लिंकन बस चुपचाप सिर हिलाकर कहते, लेट्स थिंक अबाउट इट। बस इतना। लेकिन वो एक वाक्य ही पूरे निर्णय का संकेत होता था। लोगों को लगता था कि वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं, पर वास्तव में वे सिर्फ अनावश्यक बहस से बचते थे। उनकी यही शैली उन्हें सबसे बुद्धिमान नेता बनाती थी, क्योंकि कम बोलकर उन्होंने दो फायदे पाए। उन्होंने कभी अपने इरादे उजागर नहीं किए। उन्होंने हमेशा दूसरों को अपनी चुप्पी के बारे में सोचने पर मजबूर किया। और यही शक्ति की निशानी है। दूसरों को सोचने दो, खुद मत समझाओ। आधुनिक उदाहरण स्टीव जॉब्स, शब्दों का जादूगर, चुप्पी का उस्ताद। जब स्टीव जॉब्स एप्पल के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, तो वो शुरुआत में बहुत कम बोलते। वो बस मुस्कुराते, लोगों को देखते और एक छोटा सा वाक्य कहते, देयर इज वन मोर थिंग। बस इतना सुनते ही हजारों लोग तालियां बजाने लगते, क्योंकि वो जानते थे कि ये वाक्य कुछ बड़ा आने का संकेत है। स्टीव जॉब्स ने ये कला लुइस 14 और लिंकन की तरह सीखी थी। कम बोलो, पर हर शब्द को प्रतीक बना दो। जब तुम कम बोलते हो, तो हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। लोग तुम्हारी अगली बात का इंतजार करते हैं, और ये इंतजार ही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। शब्दों का अर्थ, जितना कम कहो उतना ज्यादा प्रभाव। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं, साइलेंस इज अ वेपन एंड वर्ड्स आर बुलेट्स, यूज देम स्पेयरिंगली। जब तुम किसी वार्तालाप में कम बोलते हो, तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो तुम्हारी चुप्पी को भरने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में अपनी बातों से खुद को उजागर कर देता है। यानी जो चुप रहता है वही असल में नियंत्रण में होता है। अगर तुम किसी बहस में हो और सामने वाला ज्यादा बोल रहा है, तो बस सुनो। उसके शब्द खुद उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला खुद अपनी कमजोरी दिखा देता है। कहानी कार्डिनल रिचलियू, शब्दों का जाल। फ्रांस के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कार्डिनल रिचलियू ने कहा था, मुझे किसी के 5 वाक्य दो, मैं उनमें से एक अपराध ढूंढ लूंगा। सोचो, यही कारण है कि राजनेता और रणनीतिक लोग हमेशा अपने शब्दों को नापकर बोलते हैं, क्योंकि जो बोल देता है वो अपनी सोच, अपनी दिशा और अपनी सीमाएं उजागर कर देता है। लेकिन जो सुनता है वो सब जान लेता है, बिना कुछ कहे। मौन की शक्ति, रहस्य प्लस सम्मान प्लस भय। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो व्यक्ति कम बोलता है वो 3 शक्तियां प्राप्त करता है, रहस्य, मिस्ट्री, सम्मान, रिस्पेक्ट, और भय, फियर। रहस्य, लोग नहीं समझ पाते कि तुम क्या सोच रहे हो। वे तुम्हारे हर हाव भाव को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सम्मान, क्योंकि तुम बिना बोले भी प्रभाव डालते हो। लोग तुम्हें बुद्धिमान और सशक्त समझते हैं। भय, तुम्हारी चुप्पी उन्हें असहज करती है।
वे गलती से भी तुम्हारे खिलाफ कुछ कहने से डरते हैं। ये मौन का तिकड़ी प्रभाव, ट्रिपल इफेक्ट ऑफ साइलेंस, है जो शक्ति के हर खेल में जीत दिलाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? मीटिंग या बहस में पहले मत बोलो, पहले सबको बोलने दो, फिर आखिर में 2 लाइन में अपनी राय दो। तुम्हारी बात सबसे प्रभावशाली लगेगी। भावनाओं में बहकर मत बोलो। जब गुस्सा आए तो चुप रहो, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द हथियार बनकर लौटते हैं। चुप्पी को रणनीति बनाओ। बातचीत में अगर किसी का इरादा समझना है तो जानबूझकर कुछ देर चुप रहो। सामने वाला बेचैन होकर खुद सब बता देगा। शब्दों को सीमित करो। कम शब्द, गहरा असर, ये सूत्र याद रखो। ज्यादा बोलने से तुम्हारी बात की वैल्यू घटती है, लेकिन कम बोलने से हर वाक्य इंपॉर्टेंट लगता है। कहानी चाणक्य, भारतीय रणनीति का महान उदाहरण। हमारे इतिहास में भी यही नियम चाणक्य नीति में बार बार आता है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की जुबान हर समय चलती रहती है, इस संसार में व्यक्ति का सबसे अमूल्य धन न तो पैसा है, न ही बुद्धि, बल्कि उसका नाम, उसकी छवि, उसकी विश्वसनीयता है। प्रतिष्ठा वह चीज है जो तुम्हारे सामने जाकर बोलती है जब तुम वहां नहीं होते। ये वो अदृश्य कवच है जो तुम्हें दुश्मनों के वार से बचाता है, और वही अदृश्य तलवार भी है जो तुम्हारे विरोधियों को डराती है। आज के डिजिटल युग में जहां हर बात सार्वजनिक है, एक गलत कदम, एक झूठा आरोप या एक वीडियो तुम्हारी सालों की मेहनत मिटा सकता है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का 5वां नियम कहता है, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो जैसे अपने जीवन की, क्योंकि दोनों साथ मरते हैं। कहानी जूलियस सीजर, प्रतिष्ठा जिसने सत्ता दिलाई। रोम का महान शासक जूलियस सीजर इस नियम का जीवंत उदाहरण है। उसने सत्ता केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने नाम से जीती। उसका नाम ही उसकी सेना के लिए प्रेरणा था। सीजर ने कहा है, बस इतना सुनते ही सैनिक मरने को तैयार हो जाते। लेकिन सीजर जानता था कि प्रतिष्ठा केवल सम्मान से नहीं बनती, बल्कि डर और प्रभाव से भी बनती है। वो जानबूझकर अपनी छवि ऐसी बनाता कि लोग उसे निर्दयी, बुद्धिमान और अपराजेय माने। वो अपने विरोधियों को सार्वजनिक रूप से दंड देता, लेकिन प्रजा के सामने खुद को दयालु दिखाता। इस द्वैत छवि ने उसे रहस्यमय बनाया, और रहस्य ही शक्ति है। सीजर के विरोधी सिसरो ने कहा था, सीजर ने रोम को अपने कार्यों से नहीं, अपने नाम से जीता। यानी उसकी रेप्यूटेशन ही उसकी वास्तविक आर्मी थी। मनोविज्ञान, प्रतिष्ठा मन का दर्पण नहीं, समाज का प्रतिबिंब है। प्रतिष्ठा वो नहीं है जो तुम अपने बारे में सोचते हो, बल्कि वह है जो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। ये समाज की नजर में तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि लोग हमेशा सच्चाई पर नहीं, धारणा, परसेप्शन पर भरोसा करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति धारणा को नियंत्रित करता है, वो असल में वास्तविकता को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रेप्यूटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पावर, लूज इट एंड यू बिकम वल्नरेबल। अगर तुम्हारी छवि मजबूत है तो तुम्हारे दुश्मन भी तुमसे भिड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे। पर अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा गिर गई तो वही लोग जो कल तुम्हारे साथ थे, आज तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। कहानी निकोलो मचियावेली और प्रिंस की नीति। मचियावेली, जो द प्रिंस के लेखक थे, उन्होंने कहा था, राजा को अच्छा दिखना जरूरी है, अच्छा होना नहीं। यानी प्रतिष्ठा का खेल दिखावे का खेल है। अगर लोगों को लगता है कि तुम ईमानदार,
शक्तिशाली या निष्पक्ष हो, तो वही धारणा तुम्हारे लिए रियलिटी बन जाएगी। फ्लोरेंस के शासकों ने इस सिद्धांत को पूरी तरह अपनाया। वे कभी जनता के बीच ज्यादा नहीं जाते थे, बस अफवाहों और प्रतीकों के जरिए अपनी छवि बनाते थे, जैसे दान देना, मंदिर बनवाना, सैनिकों को पुरस्कृत करना। इन चीजों ने जनता के मन में एक विश्वास पैदा किया कि हमारा शासक न्यायप्रिय और महान है, भले भीतर वे राजनीति में क्रूर हों। लेकिन बाहरी छवि ने उन्हें अमर बना दिया। यही रेपुटेशन मैनेजमेंट की कला थी। कहानी महात्मा गांधी, नैतिक प्रतिष्ठा की शक्ति। अब एक पूरी तरह विपरीत उदाहरण देखो। महात्मा गांधी, उन्होंने न सेना चलाई, न हथियार उठाए, फिर भी अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया। कैसे? सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की ताकत से। गांधी जी की छवि जनता के मन में सत्य और अहिंसा की बनी। लोग मानते थे कि अगर गांधी कुछ कहते हैं तो वो सत्य ही होगा। ये विश्वास उनकी प्रतिष्ठा का आधार था। और यही कारण था कि जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया तो लोग आंख मूंदकर उनके पीछे चल पड़े। उनकी असली शक्ति उनकी रेप्यूटेशन कैपिटल थी। ये दिखाता है कि प्रतिष्ठा सिर्फ भय से नहीं, बल्कि विश्वास से भी बनती है। प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 5 रणनीतियां। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार, एक, अपनी छवि खुद बनाओ, दूसरों को मत बनाने दो। अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखते तो दुनिया तुम्हारे लिए एक झूठी कहानी गढ़ देती है। इसलिए अपनी छवि को जानबूझकर बनाओ। जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाता है, 2 गलत आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया दो, पर संयम से। अगर कोई तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाले तो गुस्से में नहीं, रणनीति से जवाब दो। कभी कभी चुप्पी भी सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। 3 सकारात्मक प्रतीक, सिंबल्स बनाओ। हर महान व्यक्ति किसी प्रतीक से जुड़ा होता है, जैसे गांधी की लाठी, स्टीव जॉब्स का काला स्वेटर या एलोन मस्क का स्पेस एक्स लोगो। प्रतीक प्रतिष्ठा को स्थायी बनाते हैं। 4, अपने दुश्मनों को अपनी प्रतिष्ठा से डराओ। दुश्मन तब तक हमला करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, पर अगर उन्हें लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा अडिग है तो वे खुद पीछे हट जाते हैं। 5, संगति सावधानी से चुनो। तुम्हारे दोस्त, सहयोगी और टीम ही तुम्हारी छवि का विस्तार है। अगर वे विवादों में हैं तो लोग तुम्हें भी उन्हीं जैसा मानेंगे। कहानी नेपोलियन बोनापार्टे, प्रतिष्ठा से भय पैदा करने की कला। नेपोलियन को अपने नाम का प्रभाव पता था। वो कहता था, मेरी सबसे बड़ी सेना मेरा नाम है। वो जानता था कि उसकी जीत की कहानी उसके सैनिकों में आत्मविश्वास पैदा करती है। हर युद्ध से पहले वो अपने सैनिकों से कहता, हम वो हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांपता है। नेपोलियन ने कभी अपनी प्रतिष्ठा को संयोग पर नहीं छोड़ा। वो अखबारों में अपने बारे में लेख लिखवाता, अपनी तस्वीरें बनवाता और लोगों के बीच अपने नाम की एक लेजेंड गढ़ता। वो जानता था कि अगर लोग तुम्हारे नाम से डरने लगे तो लड़ाई आधी जीत ली जाती है। मनोवैज्ञानिक शक्ति। प्रतिष्ठा एक मानसिक अनुबंध है। प्रतिष्ठा एक अदृश्य अनुबंध, इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है जो समाज के साथ होता है। लोग तुमसे वही उम्मीद रखते हैं जो तुम्हारी छवि उन्हें दिखाती है। अगर तुम एक बार उस उम्मीद पर खरे उतरते हो तो वे तुम्हारे हर कदम को सही मानने लगते हैं। पर अगर तुम एक गलती कर दो तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि शक्ति पाने के बाद भी महान नेता अपनी छवि को और भी सतर्कता से संभालते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई होती है, गिरने का खतरा उतना ही बड़ा होता है।
आधुनिक युग में प्रतिष्ठा की नई लड़ाई। आज सोशल मीडिया के युग में प्रतिष्ठा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, डिजिटल भी हो गई है। अब सिर्फ तुम्हारे कार्य नहीं, तुम्हारे पोस्ट, ट्वीट और कमेंट्स अभी तुम्हारी प्रतिष्ठा तय करते हैं। एक गलत शब्द, एक गलत वीडियो या किसी विवाद में नाम आने से तुम्हारी पब्लिक इमेज पल भर में ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए आज का योद्धा वो नहीं जो तलवार चलाता है, बल्कि वह जो अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को संभालना जानता है। उदाहरण के लिए, एलोन मस्क अपने ट्वीट से विवादों में रहते हैं, लेकिन वो जानबूझकर अपनी छवि अनप्रेडिक्टेबल जीनियस की बनाए रखते हैं।